हेलो स्टूडेंट्स, आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेसन चल रहा है। उसमें आज लेक्चर नंबर 11 में हम नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड कर रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने ये वाला टॉपिक प्रिपेयर किया था, हम उसको कोलिजन थ्योरी में पढ़ रहे थे। कोलिजन थ्योरी बोलिए टक्कर सिद्धांत। ये दो टाइप की थ्योरी होती है, ए और बी। हमने आज का जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं और इससे पहले कोलिजन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, ये वाला टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया है। इसमें आपने ये प्रिपेयर किया था कि जब भी रिएक्शन होती है तो उसकी रेट कैसे और किस पर डिपेंड करती है। वो ही नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज अपन शुरू कर रहे हैं, जिसको अपन ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था सिद्धांत पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक आज शुरू किया जा रहा है, इसको तैयार करिए। स्टूडेंट्स, जब भी अपन कोई एक रिएक्शन लिखते हैं, ये वाला टॉपिक हो चुका है। जब भी अपन कोई रिएक्शन लिखते हैं तो अपन देख रहे हैं जैसे A प्लस बी से प्रोडक्ट बना है। इस रिएक्शन में हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में क्या पढ़ना चाहते हैं ये प्रिपेयर करिए। देखो, जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। प्रोडक्ट बनने का एक इंटरमीडिएट स्टेट भी होता है। वो इंटरमीडिएट स्टेट क्या है देखना, कि सपोज ए के 2 मोल्स थे, बी के 2 मोल्स थे और प्रोडक्ट में बन गया 2AB। तो ये 2 मोल्स ऑफ ए को मैं एक बार जैसे ऐसे बना दूं, ये ए और ये ए, ये बी और ये बी, इनकी आपस में रिएक्शन होनी है और प्रोडक्ट बनना है। तो ये जो रिएक्टेंट आप देख रहे हैं, क्रियाकारक जो आप देख रहे हैं, इनसे डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनना है। यहां बीच में हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। वो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हमें क्या बताती है ये पढ़ना है। इस ट्रांजिशन स्टेट को ही हम एक नाम और देते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट। ये इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब है कि रिएक्टेंट्स की जो पुराने ये बॉन्ड हैं ये तो धीरे धीरे टूटने लग जाएंगे और रिएक्टेंट्स के आपस में नए बॉन्ड बनने लग जाएंगे। जैसे देखो, ये ए और ए का जो ये पुराना बॉन्ड था वो धीरे धीरे ऐसे टूटने लग गया है। बी और बी का भी ये पुराना बॉन्ड जो था वो टूटने लग गया है और ए और बी के ये नए बॉन्डिंग शुरू हो गई है। देखो, ये इस टाइप से जब पुराने बॉन्ड टूटने लग जाएं और नए बॉन्ड बनने लग जाएं, उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। यहां पर हम पढ़ेंगे कि इसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। कितनी होती है? इसकी एनर्जी कम होती है और जो आगे प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी एनर्जी कम होती है। इसलिए उसको हम ग्राफ से भी पढ़ सकते हैं। सपोज ये ए और बी के आपस में बॉन्डिंग नहीं बन गई है तो मैंने इसको बोल दिया एक बार प्रोडक्ट। यही बात आप ग्राफ से कैसे पढ़ सकते हैं देखना। मैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को इस ग्राफ में मेंशन कर रहा हूं। आपके पास ये एक ग्राफ है जिसमें रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ये रिएक्शन होने का रास्ता है, पथ है, और इस साइड में मैंने ये एनर्जी को एक्सप्लेन किया। देखो, ये जब A प्लस बी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है तो देखना A प्लस बी को इस ट्रांजिशन स्टेट को कवर करके आना होता है, तब वो प्रोडक्ट बनेगा। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसको आप पढ़ के देखो। ये वाली एनर्जी हाईएस्ट है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी है यहां पर। अब एक बार मैं एनर्जी नोट कर रहा हूं। देखो, ये कौन है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी आप चेक करिए कम है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसलिए ये लेस स्टेबल होता है। ये ज्यादा देर के लिए नहीं बनता,
कुछ ही देर के लिए बनता है। यहां पर पुराने बॉन्ड टूटे हैं, नए बॉन्ड बने हैं, स्टेबिलिटी कम होने से यह तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। इसलिए इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है विशेषकर एनर्जी का, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी दोनों से ज्यादा होती है। यह वो स्टेट होती है जहां पर नए बॉन्ड बनते हैं और ये स्टेबिलिटी कम होने के कारण तुरंत ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बाद अब हम आज का नया जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी लेसन में वो अपन प्रिपेयर करना चाहते हैं। पढ़िए, अगला टॉपिक आपको मिल रहा है मैक्सवेल कर्व। मैक्सवेल कर्व, ये मैक्सवेल कर्व हमें यहां पर क्या इंडिकेशन देता है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रिलेशन है, इससे हम क्या सीखने वाले हैं। इसके लिए मैं एक बार ब्रैकेट में नोट कर दूं, देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग पर जो ताप का प्रभाव है उसको भी इससे समझा जाता है, प्लस साथ ही साथ अब और एडिशनल पॉइंट क्या है वो समझिए। इसको हम मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बोलते हैं। इन दोनों में हम जब कोई कर्व बनाते हैं तो उस कर्व को मैक्सवेल कर्व बोल रहे हैं। आज का अपना टॉपिक होगा कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अधिकतम अंश है अणुओं का, और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और अधिकतम अणुओं के अंश के बीच हम एक ग्राफ बनाएंगे, वो मैक्सवेल ग्राफ होगा और उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेंगे। तो देखिए, जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, समझ में आ जाएगा, तब बड़ा इजी माना जाएगा, बहुत सरल होगा। आप ध्यान दें, मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। सपोज अपने पास एक रिएक्शन है, A प्लस B से प्रोडक्ट बना है। अभी ये रिएक्शन एक नॉर्मल टेम्परेचर पर चल रही है। इसका हम टेम्परेचर मान लेते हैं, एक बार आप पढ़िए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन चल रही है तब हमने इसकी रेट कैलकुलेट की और रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया। मान लीजिए इस समय इसका रेट कांस्टेंट K और ये नीचे सिंबल दे दिया मैंने T, ये रेट कांस्टेंट है KT। यही रिएक्शन अब हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। इस रिएक्शन में अब हमने थोड़ा चेंज किया है। चेंज देखिए क्या किया है कि टेम्परेचर हमने पहले जो था उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया है। अगर केल्विन में दिया है तो 10 केल्विन बढ़ा देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे। अभी आप इस रिएक्शन को देख करके कह सकते हो कि इस रिएक्शन की टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। कितना कर दिया, देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। माना अब हमारे पास जो रेट कांस्टेंट K है उसको हम लिखेंगे KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये तो देखो समझ ही गए होंगे, रेट कांस्टेंट एट T टाइम एंड रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो बोलिए, मैंने यहां ये दो रेट कांस्टेंट नोट किए हैं। यहां इस रिएक्शन को अब मैं दोनों के रेशियो को नोट कर दूं तो देखो KT अपॉन KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे तो इनको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक। ये ताप गुणांक कैसे लिखा अपन ने, KT अपॉन KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो अपने पास ऑलमोस्ट लगभग जो रिजल्ट आता है वो 2 to 3 टाइम्स आता है।
लगभग 200 से 300 गुना तक अपन इसको मानते हैं। ये 2 से 3% नहीं है, बल्कि 2 से 3 गुना तक वेग बढ़ता है। जब किसी एक सामान्य अभिक्रिया का हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ा देते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। इसको ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। मैं इस रिएक्शन पर यह बात करना चाहता हूं कि जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसा कौन सा फैक्टर लगा कि यह रेट इतना इंक्रीज हुई। एक बार दोबारा सुनिए कि आपने जब यह टेम्परेचर बढ़ाया है तब अंदर कौन सी ऐसी मैकेनिज्म, पॉइंट या इश्यूज बने जिसके कारण यह 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है वो तो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवृत्ति। और दूसरा जो इसका पॉइंट बनता है वो होता है आज का अपन टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ मोलेक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए, हम दोबारा कहें कि जब आपने किसी रिएक्शन पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ? तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से उन मोलिक्यूल्स की कोलिजन बढ़ती है, टक्करें बढ़ती हैं, पर वॉल्यूम मिक्सर में पर सेकंड होने वाले कोलिजन्स के नंबर्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स कि आपने यदि यह टेम्परेचर बढ़ाया तो केवल कोलिजन से ही इतनी रेट इंक्रीज नहीं हुई है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी से तो 2 से 3% तक ही इंक्रीज होता है। ये परसेंट नहीं है, ये 2 से 3% है, तो ये 200 से 300 गुना है परसेंट है। ये 2 से 3 गुना है और ये हम 2 से 3% लिख रहे हैं। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन होती है तो केवल कोलिजन के कारण ही उसकी रेट इंक्रीज नहीं होती, कोई और भी फैक्टर लगता है। और वो जो फैक्टर लगता है वो क्या है? वो है मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी। उसकी गतिज ऊर्जा और उसके अधिकतम अंश है अणुओं का। अणुओं के अधिकतम अंश और काइनेटिक एनर्जी में एक ग्राफ पढ़ लो, उससे आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। इसी को हम और दूसरे नाम से क्या बोल रहे हैं? मैक्सवेल कर्व बोल रहे हैं। मैं आता हूं इस टॉपिक पर, आप पढ़िए। ये हमने एक ग्राफ बनाया है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। मैं इस ग्राफ में एक साइड में तो ये नोट कर रहा हूं, देखो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और एक साइड में नोट कर रहा हूं मैं ये मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अणुओं का अधिकतम अंश। अधिकतम अंश है अणुओं का, वो काइनेटिक एनर्जी के साथ अपन दर्शाना चाहते हैं। आपने ऐसे ही पढ़े हैं पहले भी ग्राफ। ये देखिए, मैं यहां पर ये ग्राफ बनाऊंगा, ये प्रोडक्ट बनता हुआ ऐसे ये जाएगा और ये आगे काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हुए दिखाया अपन ने। ये प्रोडक्ट जा रहा है। जब ये प्रोडक्ट अपन बनाते हैं ऐसे, तो आप देखिए ये वाली काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी यहां अधिकतम है, ये कम है, ये और कम है, यहां बहुत कम है, यहां बहुत कम है। आप इसमें कोई एक पॉइंट ऐसा बना रहे हैं जहां पे आप कह रहे हैं कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है देहली एनर्जी। देहली एनर्जी का मतलब है कि वह ऊर्जा जो प्रोडक्ट में बदलने के लिए आवश्यक होती है। मतलब है
एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होती है, वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। इसलिए मैंने इसको एक डार्क स्पेस बना करके आपको ये कहा है कि ये वो स्थान है जो प्रोडक्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जो हमें यहां पर काइनेट वो दिख रहा है स्पेस, वो प्रोडक्ट का है। इसलिए मैं ये प्रोडक्ट को शो कर रहा हूं, प्रोडक्ट एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है? बोलो, T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। ये यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक बार दोबारा से पढ़िए। ये देखो, ये वो पॉइंट है जिसको आपने अभी ग्राफ में बनाया है। ग्राफ क्या है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना। यहां पर ये मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं अपने पास। काइनेटिक एनर्जी देखिए ऐसे बढ़ती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम फ्रैक्शन यहां पर है। अब मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ में थोड़ा चेंज करेंगे अपन। ग्राफ में चेंज नहीं करेंगे, जो रिएक्शन चल रही थी वहां पर चेंज होगा। और वो चेंज क्या होगा कि मैं उसके अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला हूं। जब आप इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यही ग्राफ अब दोबारा से देखिए कैसे बन के आ रहा है। आपके पास ये रिएक्शन शुरू हो गई है, ये काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक ग्राफ बनने जा रहा है। इस ग्राफ का जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखिए। ये ग्राफ चपटा हो गया है और इसका जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है वो नीचे आ गया है। मैं दोबारा से देखो डॉटेड लाइन से ये ग्राफ यहां पर शो कर रहा हूं। ये T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ में 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कर दिया है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हुआ क्या, ये देखो आप, मैक्सिमम जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था वो नीचे आ गया है और किधर बढ़ गया है? राइट साइड में बढ़ गया है। ये देखो, पहले ये ग्राफ था, अब ये ग्राफ आ गया। इट मींस राइट साइड में वो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। और डेली एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद हमारे पास में एक ऐसा स्पेस दिख रहा है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिनको मैंने ऐसे पॉइंट्स के रूप में एक्सप्लेन किया है। मैं कहना चाहता हूं कि अब ये भी वो प्रोडक्ट है। कौन से वाला? जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना है। कितने टेम्परेचर देने के बाद में? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आप मुझे ये बताओ कि टेम्परेचर देने से प्रोडक्ट अधिक बना या नहीं बना? बना है ना। क्यों बना? क्योंकि पहले मैक्सिमम फ्रैक्शन ज्यादा था, काइनेटिक एनर्जी मीडियम थी। देखो, ये लो है, ये हाई है, ये मीडियम है। मीडियम काइनेटिक एनर्जी के पास में मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम किसने किया है? उस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ने। अगर यह बात समझ में आई है तो बोला जाएगा कि मैक्सवेल कर्व है ये। और ये मैक्सवेल कर्व किस किस के बीच में दिख रहा है? बोलिए, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी दिखा रहा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद में हमें प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन के आया है जब हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसके अंदर इंक्रीज किया है। मैं समझता हूं शायद आपको केमिकल काइनेटिक के आज वाले इस वीडियो में ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं उसकी थ्योरी क्लियर हो गई होगी। इस पर कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये जो टॉपिक है ये थिंकिंग का है, सोच करके आप कैसे लिखेंगे समझ में आना जरूरी है। यहां पर थ्योरी में तो केवल यही बात होती है कि आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद में ये जो प्रोडक्ट दिखाया है वो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा जो बना है वो क्यों बना है? वो इसलिए बना है कि काइनेटिक एनर्जी तो उतनी है, देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी उतनी है, बट चेंज क्या हुआ है कि कोलिजन्स बढ़ने से
जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था वो डाउन आया है, राइट साइड में इंक्रीज हुआ है, जिससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो के साथ ही आपका केमिकल काइनेटिक्स का ये जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, मैं आपको फिर से अवेयर करूं, इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा लेक्चर नंबर 12, ये इस लेसन में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में, एक्सरसाइज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उनको अपन सोल्व करेंगे। वो लंबा वीडियो होगा, बड़ा होगा, उसको देखना नहीं भूलें आप। ये लेसन तभी ज्यादा समझ में आएगा जब आप इस लेसन के न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। गलती नहीं करें, अगला वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।